नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ईथर। इसके पहले क्लास में हम कक्षा 12वीं में अध्याय 11 के अंतर्गत पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल और फिनॉल हमने पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमको पढ़ना है ईथर के बारे में। तो ईथर के बारे में जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है मुख्य रूप से नामकरण, बनाने की विधि और उसकी जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नामकरण। तो नामकरण को हम सबसे पहले देखेंगे सारांश में किस प्रकार से ईथर का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ईथर होते क्या हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है ईथर का जो संरचनात्मक सूत्र है वो है ROR। ROR मीन्स R क्या है, यहाँ पे एल्किल समूह है और बीच में दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। तो जो ईथर है वो क्या हो गया, इसका अगर हम सामान्य नाम देखें तो ये हो जाता है डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर क्यों? क्योंकि इसमें दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है डाई एल्किल ईथर। तो ये हो जाता है इसका सामान्य नाम। पर अगर हम IUPAC नाम की बात करें, जब भी हम नामकरण पढ़ते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के नामकरण होते हैं। एक होता है सामान्य नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम। तो ये जो IUPAC नाम है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ईथर को कहा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ईथर का IUPAC नाम अगर हम देखें तो ये इसे IUPAC नाम में से कहा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन में यहाँ पर दो समूह हैं, एक होता है एल्कोक्सी और दूसरा होता है एल्केन। तो जो एल्कोक्सी है उसमें ये जो RO है वो होता है एल्कोक्सी और जो एक R है उसे हम बोलते हैं एल्केन। तो जो दो भाग हैं, दो एल्किल समूह है उसको हमने दो भागों में बांटा। उसमें से जो एक भाग है वो कहलाता है एल्कोक्सी और दूसरा भाग क्या कहलाता है, एल्केन। तो जो एल्कोक्सी है वास्तव में एक प्रतिस्थापी है। एल्कोक्सी जो RO है वो क्या है, प्रतिस्थापी है। और ये जो एल्केन है जब नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय जो लंबी श्रृंखला होती है वो कहलाती है एल्केन। तो यहाँ पर जो ईथर का IUPAC नामकरण है उसके आधार पे नाम हो जाता है एल्कोक्सी एल्केन। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखें जिसके माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ईथर का नामकरण करते हैं। तो एक टेबल के माध्यम से हम देखें। सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए आप, इसमें आप लिख सकते हो सूत्र। सूत्र के बाद सामान्य नाम क्या होगा उसका, और सामान्य नाम के बाद हम देखेंगे इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम। तो यहाँ पर जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण में सामान्य सूत्र क्या है, जैसे हमने कहा ईथर क्या है, ROR, इसको हमने कहा ईथर। अब इस ईथर का सामान्य नाम हमने क्या लिख दिया, डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर ये इसका हो गया सामान्य नाम। और IUPAC नाम में इसको हमने क्या कह दिया, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ये इसका हो गया IUPAC नाम। अब R की जगह हम एल्किल समूह ले लेते हैं, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है। तो अगर हमने यहाँ लिया CH3OCH3 तो यहाँ पर दोनों CH3 का नाम क्या है, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाता है, डाई मेथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। और जब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं तो हमने कहा इसे हम एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। एल्कोक्सी एल्केन मतलब एक एल्किल समूह को ऑक्सीजन के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने एक को कर दिया एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी की जगह हो जाएगा ये मेथिल है, इसलिए इसको बोलेंगे हम मेथॉक्सी मेथेन। एक कार्बन के लिए हम मेथेन बोलते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया मेथॉक्सी और दूसरा हो गया मेथेन। अब अगर इसको हम लेते हैं C2H5O C2H5 मतलब हमने यहाँ कौन सा समूह लगा दिया, ईथर समूह। ईथर में हमने एथिल समूह लगा दिया, तो एथिल लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल और ईथर, क्योंकि दोनों कैसे समूह है, एथिल समूह है, तो ये क्या हो गए, डाई एथिल ईथर। और जब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं तो जो एथिल है वो क्या हो जाता है, एथॉक्सी। एथॉक्सी और दूसरा जो कार्बन है वो भी कैसे है, दो कार्बन है, तो उसको हमने बोल दिया एथेन। एथॉक्सी एथेन ये हो गया इसका IUPAC नाम।
अब यहाँ पर अगर इसी को हम लिख देते हैं CH3O C2H5। अब यहाँ पर ये जो ईथर है, ईथर का यहाँ पर एक मेथिल समूह हो गया और एक एथिल समूह। तो जब हम नाम लिखते हैं तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर, क्योंकि दोनों कैसे हो गए? अलग अलग समूह है, मेथिल एथिल ईथर। अब जब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं तो IUPAC नाम लिखने में हमको क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पर आप देखोगे हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, ये बोलते हैं ना एल्कोक्सी एल्केन। तो ये जो एल्कोक्सी समूह होता है RO, जो छोटा समूह होता है, कम कार्बन वाला जो समूह होता है वो होता है एल्कोक्सी। कम कार्बन वाला समूह होता है एल्कोक्सी और जो अधिक कार्बन वाला समूह जो होता है वो होता है एल्केन। तो यहाँ पर जो कम कार्बन मतलब मेथिल समूह में एक कार्बन है और एथिल समूह में 2 कार्बन है, तो ये वाला हो जाएगा मेथॉक्सी और ये वाला हो जाएगा एथिल। तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथिल, मेथॉक्सी एथिल, ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब इसी में अगर हमने इसको लिख दिया C2H5O C3H7, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ एक एथिल है, C2H5 मीन्स एथिल और C3H7 को हम बोलते हैं प्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर, ये हो गया इसका सामान्य नाम। लेकिन फिर से जब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो IUPAC नाम पे यहाँ पर जो छोटा समूह है उसमें 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो अब ये हो जाएगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मतलब कितने कार्बन है? 2। तो हम वहां पर क्या बोलते हैं? एथॉक्सी, एथॉक्सी, और ये हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन है तो उसको हम लंबी श्रृंखला में ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इस तरीके से जब हम ईथर का नामकरण करते हैं तो उसे हम एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप और ध्यान देंगे, ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं होती है कई बार जो एल्कोक्सी समूह है वो बीच में होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा CH3 CH2O, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया इसके साथ CH3 और यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ पे आ गया ये आपका OCH3 है, थोड़ा सा सुधार लेंगे आप लोग। यहाँ पर CH3 CH2 CH C, यहाँ पर आ गया O, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर आ गया CH3। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है उस कार्बन में ये OCH3, ये भी एक ईथर है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे कैसा ईथर है, ये पर साखित ईथर है। साखित ईथर में आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से जो कार्बन की लंबी श्रृंखला हमको दिख रही, ये वाला भाग एल्केन है और ये वाला भाग क्या है? एल्कोक्सी है। तो जब ये वाला भाग एल्केन है तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है और ये हो गया प्रतिस्थापी। जब ऐसे ईथर का हमको नामकरण करना पड़ता है तो हम ये देखेंगे कि जो एल्कोक्सी समूह है वो वास्तव में क्या है? प्रतिस्थापी। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में किस कार्बन पे जुड़ा है, तो हम वैसे ही नामकरण करेंगे। लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी पास में होता है। तो हमारे पास ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला बन जाती है, ये बन गई कार्बन की लंबी श्रृंखला, है ना। और अब इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करें क्योंकि एल्कोक्सी समूह पास में है, तो 1 2 3 4 मतलब सेकंड नंबर के कार्बन पे मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है और ये 4 कार्बन है, मतलब क्या हो गया? ब्यूटेन। तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम, पहले हम IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाएगा 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन, 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन। ये क्या हो गया इसका IUPAC नाम। और जब सामान्य नाम की अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे ब्यूटेन जो है वो साखित है ना, आइसो शब्द यूज हो जाएगा, है ना। सेकंड नंबर के कार्बन पे मेथिल है तो यहाँ पर ये हो जाएगा वास्तव में क्या है? आइसो ब्यूटिल है, तो ब्यूटिल 4 कार्बन है ब्यूटिल, पर इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल मेथिल ईथर, मेथिल ईथर।
तो दोनों चीज आ गए, मैथिल, आइसोब्यूटिल, ईथर। मतलब एक जो एल्किल समूह है वो आइसोब्यूटिल है और दूसरा मैथिल है, तो ईथर हो जाएगा, मैथिल आइसोब्यूटिल ईथर। तो इस प्रकार से हम करते हैं ईथर का नामकरण। तो नामकरण जब बनेगा तब हम जाके बनाने की विधियों में इन्हीं नाम का यूज करेंगे। हमने कहा डाई एथिल ईथर, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। डाई मैथिल ईथर, तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका नामकरण देख लें, नामकरण समझ लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी बनाने की विधियां। तो आप इसे नोट कर लें, समझ लें, और जो भी बुक में जो एक्सरसाइज दी रहती है पीछे की वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो जब हमको सरल चीजें बनने लगती हैं तो धीरे धीरे हम डिफिकल्टीज की ओर बढ़ते हैं कि ये बन गया तो हमसे आगे का भी बनेगा, फिर आप उससे आगे का बना के देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके देखें नामकरण, और आगे फिर हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां। थैंक यू।